नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 19 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दीवार के किनारे के कमरे में विजया की जमींदारी का कामकाज चलता था। उनके सामने ही घने पत्तों के लीची के पेड़ों की कतार थी। इस कारण रहने के घर के ऊपर बरामदे से वहां का प्रायः कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके सिवा पूर्व दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, जिसमें से जाने आने पर कर्मचारियों में से कौन कब आ जा रहा है सब कुछ भी न जाना जा सकता था। उस दिन से दयाल फिर नहीं आए। काम करने कचहरी में आते हैं या नहीं, संकोचवश यह पता भी विजया ने नहीं लगाया, और विलास बिहारी इस ओर पैर नहीं रखते, किसी से पूछे बिना ही उसने स्वतः सिद्ध के समान मान लिया। बीच में एक दिन रास बिहारी 10 मिनट के लिए मिलने के लिए आए थे, लेकिन साधारण भाव से 2-4 बीमारी की बातें छोड़कर उनसे और कोई बात ही नहीं हुई। मनुष्य के अंतर की बात तो अंतर्यामी ही जाने, लेकिन जो प्रसन्नता और सहृदयता लेकर उस दिन रास बिहारी पुत्र के विरुद्ध वकालत कर गए थे, किसी अज्ञात कारण से यह भाव उनका बदल गया है, यह निश्चित समझकर विजया ने उद्वेग अनुभव किया था। मोटे हिसाब से सब कुछ मिलाकर एक प्रकार की अतृप्ति और अशांति में ही उसके दिन कट रहे थे। इस तरह और भी कई दिन कट गए। आज तीसरे पहर विजया अपने घर के ही निकट नदी किनारे थोड़ा सा टहलाने के लिए अकेली बाहर निकल रही थी कि वृद्ध नायब कुछ बही खाते बगल में दबाए सामने से आकर खड़े हुए और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोले, कहाँ जा रही हैं माँ? कन्हैया सिंह कहाँ है? विजया ने हंसकर कहा, यही नजदीक ही थोड़ा सा नदी के किनारे टहल आने के लिए जा रही हूँ। दरबान की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी कोई आवश्यकता है? नायब ने कहा, हाँ, थोड़ा सा काम था, पर ना हो कल ही हो जाएगा। उसके लौटने को उद्यत होते ही विजया ने दोबारा हंसकर कहा, यदि थोड़ा सा ही काम है तो आज ही कहिए ना, इतने बही खाते लेकर कहाँ चले हैं? नायब ने उन सबको दिखाकर, आपके पास ही आया हूँ, पिछले साल का हिसाब तैयार हो गया है, देख दाख कर इस पर दस्तखत कर देने होंगे। इसके सिवा छोटे बाबू ने हुक्म दिया है कि चालू साल के हर रोज के जमा खर्च में भी आपकी सही लेनी चाहिए। विजया बहुत ही विस्मित होकर लौट आई और बाहर के कमरे में जाकर बैठ गई। नायब ने साथ ही आकर उन सबको टेबल पर रख दिया। ज्यों ही वह बही खाते खोलने लगा, त्यों ही विजया ने बाधा देकर प्रश्न किया, यह हुक्म छोटे बाबू ने कब दिया? आज ही सवेरे दिया है। आज सवेरे वे आए थे? वे तो रोज ही आते हैं, इस समय कचहरी में हैं। नायब ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे भेजकर वे अभी गए हैं। उस दिन का हंगामा किसी भी कर्मचारी से छिपा नहीं था। नायब ने विजया की बात का इशारा समझकर धीरे धीरे तमाम बातें कहीं। विलास बिहारी रोज ठीक 11 बजे कचहरी में उपस्थित होते हैं, किसी से कोई विशेष बातचीत नहीं करते, एकाग्रता से काम करके 5 बजे घर लौट जाते हैं। दयाल बाबू को तब तक के लिए छुट्टी दे दी गई है जब तक उनके घर की बीमारी अच्छी ना हो जाए। उनके आने की आवश्यकता नहीं है। विजया ने लज्जित मुंह से चुपचाप सब कहानी सुनकर समझ लिया कि विलास ने नए नियम अत्यंत अभिमान के कारण या रूठ कर ही जारी किए हैं। तथापि उसने यह बात नहीं कही कि इतने दिनों जिसकी सही से काम चलता था अब भी चलेगा, उसकी निज की सही अनावश्यक है, बल्कि वह बोली, इन्हें रहने दीजिए, कल सवेरे आकर मेरी सही ले जाइएगा। इस तरह नायब को विदा करके वह उसी स्थान पर स्तब्ध बैठी रही। बाहर दिन का प्रकाश क्रमशः मंद होने लगा और पड़ोसियों के घरों के शंखों के शब्द से संध्या का शांत आकाश चंचल हो उठा। फिर भी उसके उठने के लक्षण दिखाई नहीं दिए। कहा नहीं जा सकता कि और भी कितनी देर तक उसी प्रकार एक भाव से बैठकर काट देती। लेकिन जब बैरा हाथ में दीपक लेकर कमरे में घुसा और सहसा अंधकार में मालकिन को अकेला देखकर चौंक उठा, तब विजया भी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई और बाहर आते ही एकदम स्तंभित हो गई, क्योंकि जिसे उसने अपनी आंखों से देखा वह उसकी अत्यंत दूर की कल्पना से भी परे था। क्या वह किसी कारण से, किसी छल से फिर भी इस मकान में पैर रख सकता है? फिर भी उस धुंधले अंधेरे में उसे स्पष्ट दिखाई पड़ा कि उस दिन के उस साहब ने हैट समेत प्रायः 6.5 फुट लंबी देह के साथ गेट के भीतर प्रवेश किया है
और साधारण बंगाली से कम 2.5 गुने डग रखता हुआ वह इस ओर ही आ रहा है। आज उसे किसी पुलिस कर्मचारी का भ्रम नहीं हुआ, किंतु आनंद की उस अपरिमित दीप्ति की रेखा को जैसे उसकी आकाश पाताल तक व्याप्त निराशा और भय के अंधकार ने पलक मारते ही ले लिया। वृक्षलताओं से घिरे टेढ़े तिरछे रास्ते से उसकी देह अवश्य अदृश्य होने लगी, लेकिन रास्ते के कंकड़ों में से उसके जूते की आवाज क्रमशः ही अधिक निकट आने लगी। विजया ने मन ही मन सोचा कि उसे आदर करके बिठाना भारी अन्याय है, लेकिन दरवाजे के बाहर से अवहेलना पूर्वक विदा कर देना भी असाध्य है। इस अवस्था संकट से मुक्ति पाने का उपाय उसे किसी और खोजने पर भी न मिला। जिस पर रास्ते के मोड़ पर कामिनी वृक्ष के निकट वह लंबी सरल सुंदर देह उसके सामने आ पड़ी। उसी क्षण वह पीछे फिरकर तेजी के साथ अपने कमरे में चली गई। वृद्ध नायब अपनी धुन में चला जा रहा था। अकस्मात साहब को देखकर घबरा उठा, लेकिन साहब के प्रश्न से उसने उन्हें पहचान लिया और तब आश्वस्त और निरापद होकर जवाब दिया, हाँ, वे बाहर की बैठक में ही हैं। इसके बाद ही वह चला गया। प्रश्न और उत्तर दोनों ही विजया ने सुने। क्षण भर के बाद ही कमरे में पहुंचकर नरेंद्र ने नमस्कार किया। उसने छड़ी और टोपी टेबल पर रखकर हंसते हुए कहा, मैं देखता हूं मेरी दवा का आश्चर्यजनक फल हुआ है। वाह! एक क्षण के पहले ही विजया ने मन ही मन सोचा था कि आज जान पड़ता है कि वह आंखें उठाकर नरेंद्र के सामने देख भी नहीं सकेगी। एक बात का जवाब तक उसके मुंह से नहीं निकल सकेगा। लेकिन आश्चर्य है कि उसका केवल कंठस्वर सुनते ही विजया का न केवल द्विधा संकोच ही इंद्रजाल के समान लुप्त हो गया, बल्कि उसके हृदय के अंधेरे अज्ञात कोने में सुरबंधी वीणा के तारों के ऊपर किसी ने मानो बिना जाने उंगली फेर दी और पल भर में ही विजया अपना सारा विषाद भूलकर बोल उठी। किस प्रकार जाना? मुझे देखकर या किसी से सुनकर? नरेंद्र बोला, सुनकर क्यों? आपने क्या दयाल बाबू से सुना नहीं कि मेरी दवा खानी भी नहीं पड़ती? सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक बार आंखें फिराकर उसे फाड़कर फेंक देने से ही आधा काम हो जाता है। और अपने इस मजाक से प्रफुल्ल होकर उसने अट्टहास से सारा कमरा हिला दिया। विजया ने समझा कि दयाल से सब कुछ सुनकर ही आज व्यंग करने आए हैं। इसीलिए इस असंगत उच्च हास्य से मन ही मन नाराज होकर तानेजनी करते हुए उसने कहा, ओह, इसीलिए शायद बाकी आधा अच्छा करने के लिए ही दया करके फिर दवा लिख देने आए हैं। खोचा खाकर नरेंद्र की हंसी थम गई। उसने कहा, सच कहता हूं, यह खूब तमाशा हुआ। विजया ने कहा, इसीलिए जान पड़ता है इतने खुश हो रहे हैं। नरेंद्र का मुंह गंभीर हो गया। उसने कहा, खुश हुआ हूं? बिल्कुल नहीं। अवश्य यह बात एकदम अस्वीकार नहीं कर सकता कि सुनते ही पहले थोड़ा सा आमोद प्रतीत हुआ था, लेकिन उसके बाद ही वास्तव में दुखी हुआ हूं। यह सच है कि विलास बाबू का मिजाज उतना अच्छा नहीं है। खामख्वाह नाराज होकर दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, लेकिन इसीलिए आप भी असहिष्णु बनकर उनसे अपमान की बातें कर बैठे, यह भी तो अच्छा नहीं है। सोचकर देखिए तो भला, बात खुलने पर भविष्य में कितनी बड़ी लज्जा और दुख का कारण बन जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए, वास्तव में यह सुनकर मैं अत्यंत दुखित हुआ हूँ। मेरे कारण आप लोगों में इस प्रकार की एक अप्रीतिकर घटना घटित होने से। इस व्यक्ति के हृदय की पवित्रता से विजया मन ही मन मुग्ध हो गई। फिर परिहास की भंगी से उसने कहा, लेकिन हंसी भी तो नहीं रोक पा रहे हैं। कहकर वह खुद भी हंस पड़ी। नरेंद्र ने जोर लगाकर इस बार अत्यंत गंभीर होकर कहा, आप क्यों बार बार ऐसा सोचती हैं? सचमुच ही मैं अत्यंत दुखी हुआ हूँ, लेकिन उस समय आप लोगों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता था। थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, उस दिन ही नीचे उनके पिताजी ने सब हाल सुनाकर कहा कि यह सब ईर्ष्या की करामात है। दयाल बाबू भी कल यही बोले। सुनकर मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितनी लज्जा हुई, लेकिन मैं यह भी तो सोच नहीं पाता कि इतने लोगों में से मुझ में ही ईर्ष्या करने के लायक क्या है। आप लोग ब्रह्म समाजी हैं, आवश्यकता पड़ने पर सबसे ही बातें करती हैं, मुझसे भी की हैं, लेकिन इसमें कौन सा दोष उन्होंने देख पाया, मैं तो अब भी खोज नहीं पाता। जो भी हो, मुझे आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अपनी भाषा में उसे क्या कहते हैं? अभिनंदन। वही अभिनंदन आप लोगों का किए जा रहा हूँ। आप लोग सुखी हों। विजया ने यह लक्ष्य किया था कि उसने उस दिन के अपने आचरण का उल्लेख करके भी मेरे आचरण के संबंध में लेश मात्र भी इशारा नहीं किया, लेकिन उसकी अंतिम बात से विजया की दोनों आंखें अकस्मात आंसुओं से प्लावित हो उठीं।
उसने गर्दन फिराकर किसी तरह आंखों के आंसू संभाल लिए। प्रत्युत्तर के लिए प्रतीक्षा किए बिना ही नरेंद्र ने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि उस दिन कालीपद के द्वारा सहसा स्टेशन पर माइक्रोस्कोप क्यों भेज दिया था? विजया ने अपना रुंधा गला साफ करके कहा, अपनी चीज आपने खुद ही तो वापस लेनी चाहिए थी। नरेंद्र बोला, यह ठीक है, लेकिन कीमत की बात तो उसके द्वारा आपने कहला नहीं भेजी। ऐसी दशा में तो मेरा। विजया ने कहा, हाँ, नहीं कहला भेजी। बुखार के कारण मुझसे भूल हो गई, लेकिन उस भूल का दंड भी तो आपने मुझे कम नहीं दिया। नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा, लेकिन कालीपद ने तो कहा। विजया बाधा देकर बोली, सो मैंने सुना है, उसने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपने इस बात पर कैसे विश्वास कर लिया कि आपको उपहार देने की गुस्ताखी मुझसे हो सकती है? और यदि वह सचमुच ही की हो, तो उसका दंड अपने हाथ क्यों नहीं दिया? नौकर के द्वारा क्यों अपमान किया? आपका मैंने क्या बिगाड़ा था? यह कहते कहते ही उसका गला रुंध गया। नरेंद्र ने लज्जित और अत्यंत आश्चर्ययुक्त होकर विजया के मुंह की तरफ निहार कर देखा कि वह गर्दन फिराकर खिड़की के बाहर ताक रही है। मुंह पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, पड़ी सिर्फ उसके गले की हीरे की कंठी के थोड़े से हिस्से पर। दीपक के आलोक में वह विचित्र रश्मियां प्रतिफलित कर रहा था। दोनों ही कुछ क्षण मौन रहे। उसके बाद नरेंद्र ने दुखी स्वर में धीरे से कहा, यह मैं उसी समय समझ गया था कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन गाड़ी उस समय छूट चुकी थी। कालीपद का दोष क्या था? उस पर मेरा नाराज होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हुआ। थोड़ा सा चुप रहकर फिर कहा, देखिए, मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि यह ईर्ष्या कितनी बुरी चीज है। यह सिर्फ अपनी धुन में बढ़ती ही नहीं जाती, छूत की बीमारी के समान दूसरे लोगों पर भी आक्रमण किए बिना नहीं रहती। अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे प्रति ईर्ष्या करने के समान भ्रम विलास बाबू को और कुछ हो ही नहीं सकता। उनके पिताजी ने भी उनके लिए लज्जा और दुख प्रकाशित किया, लेकिन आप सुनकर शायद आश्चर्य कीजिएगा कि मेरी खुद की भी उस समय कुछ कम भूल नहीं हुई। विजया ने मुंह फिराकर प्रश्न किया, आपकी भूल कैसी? नरेंद्र ने अत्यंत सहज और स्वाभाविक भाव से उत्तर दिया, मेरा निरर्थक अपमान करने के कारण आप सचमुच ही दुखी हुई थीं, और उस समय आपकी बातें सुनकर यह सभी ने समझ लिया था। उसके बाद रास बिहारी बाबू ने जब नीचे आकर अपने लड़के की उस ईर्ष्या की बात चलाकर मुझे दुख करने से मना किया, तब सहसा मानो मेरा दुख और भी बढ़ गया। मेरे मन में फिर फिर कर यही आने लगा कि निश्चय ही कुछ कारण है, नहीं तो यूं ही कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आपसे आज मैं ठीक कह रहा हूं कि उसके बाद 8-10 दिन तक 24 घंटे में संभवतः 23 घंटे केवल आपके विषय में ही सोचता रहा हूं, और आपकी बीमारी की ये बातें भी याद आती रही हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि यह एक बड़ा भयानक छूत का रोग है। काम काज चूल्हे में गया, दिन रात आपकी ही बात मन में चक्कर काटने लगी। भला बताइए तो, इसकी क्या आवश्यकता थी? और सिर्फ क्या इतना ही, 2-3 दिन अनर्थक इसी रास्ते से पैदल चलकर गया आया, केवल आपको देखने के लिए। इस तरह कितने ही दिनों तक यह पागल भूत मेरी गर्दन पर सवार बना रहा। कहकर वह हंसने लगा। विजया ने न मुंह फिराकर देखा और न किसी भी बात का जवाब दिया। चुपचाप उठकर बगल के दरवाजे से वह कमरे के भीतर चली गई, और तब दूसरे व्यक्ति की हंसी पलक मारते ही लुप्त हो गई। जिस रास्ते वह चली गई, उसी ओर अंधेरे में निर्निमेष देखता हुआ नरेंद्र हतबुद्धि होकर केवल यही सोचने लगा कि मैं बिना जाने यह और किस नए अपराध की सृष्टि कर बैठा। अतएव बैरा ने आकर जब कहा, आप जाइएगा नहीं, आपके लिए चाय तैयार हो रही है, तब नरेंद्र व्यस्त होकर बोल उठा, मुझे चाय की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन माँ जी ने आपसे बैठने को कह दिया है। कहकर बैरा चला गया। इस बात ने भी नरेंद्र को कम चकित नहीं किया। प्रायः 15 मिनट के बाद नौकर के हाथ चाय और अपने हाथ जलपान की तश्तरी लेकर विजया ने प्रवेश किया। दीपक के उस धुंधले आलोक में शायद किसी की भी आंखें यह न पकड़ पाती कि हजार यत्न करके भी वह अपने मुंह पर से रोने की छाया पोंछकर हटा नहीं पाई है, लेकिन उसने अब की बार सहसा कोई सम्मति प्रकाशित नहीं की। इन थोड़े ही दिनों में उसने अनेक विषयों में सतर्क होना सीख लिया है। जिस दिन इस तरह से अपरिचित होने पर भी उसने अपने भीतर का साधारण सा कौतूहल और इच्छा की चंचलता दबा न सकने के कारण हाथ से विजया का मुंह ऊपर उठा दिया था, वह अब नहीं रहा था। इसी से चुप बैठा रहा। नौकर टेबल पर चाय रखकर चला गया। विजया उसी के पास जलपान की तश्तरी रखकर अपनी जगह पर जा बैठी।
नरेंद्र ने उसी क्षण तश्तरी नजदीक खींचकर इस प्रकार खाने में मन लगा लिया जैसे वह इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। 5-6 मिनट चुपचाप कट जाने के बाद विजया ने ही पहले बात की। नीरवता का गोपन भार अधिक न सह सकने के कारण जैसे जोर लगाकर ही वह हंसी और बोली, कहाँ, आपने तो अपने उस पगले भूत की बात खत्म ही नहीं की। नरेंद्र शायद दूसरी बात सोच रहा था, इसी से उसने मुंह उठाकर पूछा, किसकी बात कह रही हैं? विजया ने कहा, वही पागल भूत जो कुछ दिनों पहले आपके कंधे पर चढ़ बैठा था। अब तो वह उतर गया है ना? इस बार नरेंद्र भी हंसकर गर्दन हिलाकर बोला, हाँ, उतर गया है। विजया ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, कहिए कि आप बच गए, नहीं तो कौन जानता है वह आपको और कितने दिन घुड़दौड़ कर आता हुआ घूमता। नरेंद्र हाथ का प्याला मुंह से लगाकर सिर्फ इतना ही बोला, हाँ। विजया ने यद्यपि फिर कोई अच्छी बात कहनी चाहिए, लेकिन सहसा और कोई बात न ढूंढ पाने के कारण वह गले तक आई हुई लंबी सांस दबाकर चुप रह गई। दूसरे को गर्दन से भूत उतर जाने के आनंद की अनुवृत्ति को खींच ले चलना अब उसकी शक्ति के बाहर हो गया। फिर कुछ क्षणों तक सारा कमरा स्तब्ध बना रहा। नरेंद्र ने धीरे से स्वस्थ भाव से चाय की प्याली खत्म करके टेबल पर रख दी और तब पॉकेट से घड़ी बाहर निकालकर कहा, अब 10 मिनट का ही समय है, मैं चला। विजया ने मृदु स्वर से प्रश्न किया, कलकत्ता लौट जाने के लिए यही शायद अंतिम गाड़ी है। नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया और टोपी सिर पर रखकर बोला, है तो और भी एक गाड़ी, लेकिन वह लगभग 1.5 घंटे के बाद जाएगी। चला, नमस्कार। कहकर छड़ी उठाकर कुछ तेज चाल से ही वह कमरे के बाहर हो गया। अभी आप सुन रहे थे श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।